अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये काइनेसोलॉजी की जो बुक है उसमें चैप्टर 8 है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है काइनेसोलॉजी की बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे जो टॉपिक है PNF का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि अब इंट्रोडक्शन टू न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन में क्या है। पहले इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि न्यूरोमस्कुलर है क्या चीज़। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने ये प्लांट जो है कैक्टस का, उसमें आपको पता है छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठीक है, अब उस बच्चे ने उस कांटे पे अगर हाथ लगा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो स्किन पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये स्किन है, उसकी स्किन पे जो रिसेप्टर मौजूद है, सेंसरी रिसेप्टर्स, उस चीज़ को वो सेंस करेंगे। ठीक है, स्टिमुलस आया, बच्चे ने हाथ लगाया उस प्लांट पे और उसको पेन फील हुआ, और उसकी जो स्किन में रिसेप्टर्स थे उसको एक स्टिमुलस मिला उन रिसेप्टर्स को, और वो रिसेप्टर्स सिग्नल लेके गए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास मैसेज गया ब्रेन में, सिग्नल ब्रेन में गया, ब्रेन से हमारे पास सिग्नल रिले न्यूरॉन्स में आया, न्यूरॉन से वो सिग्नल हमारे पास मसल में आया। मसल ने क्या किया कि फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट हुए मसल्स उसके, और फ़ौरन बच्चे ने अपना हाथ विदड्रॉ किया। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आया कि बच्चे ने अपना हाथ विदड्रॉ किया, बिकॉज क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए रिस्पॉन्स ये आया, मसल सिग्नल जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल ये लेकर आए कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको पता है कोई मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो मसल जो बच्चे का हाथ था वो उसने कोई मूवमेंट की और अपना हाथ दूर कर लिया, रिस्पॉन्स आया विदड्रॉ करो हैंड को। ठीक है, वहाँ से हटा लो हैंड को। तो ये है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, कि न्यूरॉन्स और मसल ने जो भी कनेक्शन सिग्नल आया है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और बात बुक में लिखी है, द न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म इनिशिएट अचीव मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ एक्टिविटी। ये पूरा एक हमारे पास न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म है। ठीक है, ये तब इनिशिएट होता है और एक्टिवेट तब होता है जब हम कोई भी मूवमेंट की डिमांड हो, कोई भी एक्टिविटी की डिमांड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब पेन बच्चे ने महसूस किया, तो ये मतलब एक डिमांड आई कि बच्चे ने हाथ लगाया प्लांट को तो उसने विदड्रॉ करना है, तो ब्रेन को एक डिमांड आई कि उसने, बच्चे को पेन फील हुआ है तो उसने फ़ौरन ब्रेन ने सिग्नल किया कि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जो मैकेनिज्म तभी इनिशिएट एक्टिवेट होगा जब कोई एक्टिविटी की मूवमेंट की डिमांड आएगी, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कप उठाना है, ठीक है, तो मेरे ब्रेन में सिग्नल जाएगा और वो सिग्नल मैसेज लेकर आएगा कि मैं अपना हाथ को मूवमेंट करूँगी, कप के पास लेके जाऊँगी और कप उठाऊँगी। तो ये न्यूरोमस्कुलर पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अब फैसिलिटेशन का वर्ड हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास दो तरह की टेक्निक है, फैसिलिटेटरी टेक्निक एंड इनिबिटरी टेक्निक। फैसिलिटेट बुक में सिर्फ फैसिलिटेशन का ही जिक्र हुआ है, उसका ही बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको इनिबिशन टेक्निक का भी बता दूंगी। ठीक है, फैसिलिटेशन टेक्निक में ये है कि जब भी कोई हमने मसल की टोन को इंक्रीज़ करना है तो हम फैसिलिटेशन टेक्निक करेंगे, और अगर जब हमने मसल टोन को डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो हम इनिबिशन टेक्निक करेंगे। ठीक है, फैसिलिटेशन में यही लिखा है, टू नॉर्मलाइज द मसल टोन फ्रॉम अ फ्लैक्सिड स्टेट, कि कोई अगर मसल फ्लैसिड स्टेट में है, कि उसमें कोई भी फ्लैसिड मतलब कि उसमें टोन जो है वो कम है, ठीक है, मसल में टोन कम है, तो हम फैसिलिटेशन टेक्निक करेंगे, मसल की बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ताकि जो वहाँ पे सेल है वो एक्साइट हो सके और मसल टोन इंक्रीज हो सके। अब इनिबिशन टेक्निक ये होती है कि अगर कोई जो मसल है उसकी हाइपरटोनिक स्टेट है, स्पास्टिक स्टेट है, स्पास्टिक स्टेट का मतलब कि मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में होता है, तो वहाँ पे हम इनिबिटरी टेक्निक करते हैं, मसल टोन को हम कम करवाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो उसकी स्पास्टिसिटी है वो कम हो सके। हम उन इनिबिशन टेक्निक्स को हम कैसे करते हैं, हम डीप प्रेशर देते हैं, स्लो रोलिंग करवाते हैं, स्लो रॉकिंग टेक्निक्स करवाते हैं ताकि वहाँ पे जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेशन टेक्निक में हम आइसिंग करवाते हैं, क्विक आइसिंग करवाते हैं, फास्ट ब्रशिंग करवाते हैं, टैपिंग करवाते हैं, स्ट्रोकिंग करवाते हैं, क्विक स्ट्रेच देते हैं, और PNF टेक्निक जो हम आगे पढ़ेंगे हम वो भी
इसमें करवाते हैं फैसिलिटेशन टेक्निक में, ताकि जो मसल की जो टोन है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, अब फैसिलिटेट का वैसे मतलब होता है टू मेक ईजी और ईजियर। ठीक है, अब मतलब कि अगर कोई भी हमने मूवमेंट करवानी है तो फैसिलिटेशन टेक्निक जब हम करवा रहे हैं तो उसका मतलब कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पेशेंट का, तो वो क्या हो रहा है कि आसानी से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो आसानी से पेशेंट जो है वो मूवमेंट कर लेगा। ठीक है, तो फैसिलिटेशन का मतलब टू मेक इजी और ईजियर एक ही बात है फैसिलिटेशन टेक्निक और फैसिलिटेट में, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि इनका जो मीनिंग है, डिफरेंस मीनिंग में है कि इसको हम इस फिजियोथेरेपी में हम ये डेफिनेशन लिखते हैं और वैसे फैसिलिटेट का मतलब ये होता है। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की जो हमारे पास पूरी डेफिनेशन है जो हमने लिखनी है पेपर में, अगर आ जाए तो हमने ये लिखनी है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच रिस्पॉन्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म इज मेड ईजी और ईजियर। मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म पूरा पीछे एक्सप्लेन किया, उसको उसका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो जब ईजी और ईजियर हम बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो जब ईजी हो जाए या ईजियर हो जाए, पेशेंट के करने के लिए आसानी उसमें हो जाए उस न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म को, तो क्या होता है कि हम इसको न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, वो स्ट्रोक का पेशेंट है और उसका हैंड की मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम क्या करवाते हैं कि हम उसकी जब हैंड की रेंजेस करवाते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं, तो क्या होता है कि हम बार बार उसको रेंज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम रेंज को या उसकी रेंज ऑफ मोशन करवा रहे होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, उसका जो न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है और पेशेंट आराम से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बाद खुद ही वो मूवमेंट उसके लिए आसानी से हो सकती है। तो ये हमारे पास एक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक है जिसमें हम बार बार पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं ताकि उसका न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो और पेशेंट जो है वो ईजी तरीके से अपनी मूवमेंट को कर ले। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जब हम मैकेनिज्म हो रहा होता है उसके लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक डिमांड का होना ज़रूरी है और एक रिस्पॉन्स का होना ज़रूरी है। डिमांड होगी तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि डिमांड क्या चीज़ है। डिमांड में हम देख रहे हैं कि द डिमांड ऑफ वॉलेंट्री एफर्ट आर नॉर्मली केबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एफिशिएंट एंड पर्पसफुल मूवमेंट। इसका मतलब है कोई भी वॉलेंट्री एफर्ट का मतलब एक्टिव मूवमेंट कोई भी पेशेंट खुद से कर रहा है, तो क्या है उसके लिए जो डिमांड्स उस पेशेंट को चाहिए, अगर वो पूरी हो रही हैं तो एक एफिशिएंट और पर्पसफुल मूवमेंट आराम से कर सकता है बंदा। ठीक है, इसका मतलब है डिमांड्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्लेक्शन से एक्सटेंशन तक एक्टिवली मूव करना है अपना हाथ, तो मैं आराम से, ये मेरी डिमांड है कि मैंने फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में लेकर जाना है। ठीक है, एक एक्टिव मूवमेंट करने के लिए, तो ये क्या है, ये मेरी डिमांड, अगर मैं इस फ्लेक्शन से एक्सटेंशन तक ले जाऊँ, इस डिमांड को पूरी कर दूँ, तो मैं एक पर्पसफुल मूवमेंट कर सकती हूँ। इससे हटकर मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मैंने कोई ग्लास उठाना है तो मैं क्या करवाऊंगी कि पहले अपने हाथ को एक्सटेंड करूंगी, हाथ को ग्लास की तरफ लेके जाऊंगी और ग्लास को ग्रैब करूंगी और फिर ग्रैब करके अपने हैंड को जो हाथ है उसको फ्लेक्स करूंगी। तो ये सारी मेरी क्या है, ये डिमांड्स है कि मैंने एक्सटेंशन की, ग्रैपिंग की, फ्लेक्शन की, ये सारी जो एक ग्लास को मूवमेंट करने के लिए एक मैंने सारी इन डिमांड्स को पूरा किया। तो क्या हुआ कि मैंने ग्लास को आराम से उठा लिया। तो ये क्या है कि इन डिमांड्स को अगर मैंने पूरा किया है, मैं ये डिमांड स्ट्रॉन्ग है, मैं ये सारी मूवमेंट्स कर सकती हूँ आराम से, तो एक बंदा आराम से पर्पसफुल मूवमेंट कर सकता है। आगे लिखा है कि अगर ये डिमांड वीक हो जाए, किसी भी वजह से, कोई ब्रेन में डैमेज है या कोई नर्व डैमेज है या कोई भी किसी भी वजह से ये डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही, मतलब कि कोई बंदा पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा, तो क्या है उसकी वजह से जो पेशेंट की एबिलिटी है एक्टिव मूवमेंट करने की, जो वो फोर्स लगा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो नर्वस पाथवे जो इम्पल्सेस यूज़ कर रही हैं, जो इम्पल्सेस सिग्नल लेके जा रही थी और लेकर आ रही थी, जब कोई पेशेंट जो है एक्टिव मूवमेंट कर रहा था, कोई बंदा एक्टिव मूवमेंट कर रहा था, तो वो इम्पल्सेस जो हैं उनकी कंडक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाएगी अगर ये डिमांड वीक हो जाती हैं। ठीक है, अब वीक डिमांड जो है, इस वीक डिमांड की वजह से जो है रिस्पॉन्स जो है वो इलिसिट नहीं होगा। मतलब कि मैंने बताया कि अगर डिमांड होगी तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, अगर वीक डिमांड है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स भी वीक होगा या तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म जो है उसको सिग्नल ही नहीं जाएगा अगर डिमांड वीक है। ठीक है, आप पेशेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा तो न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म को वो जो है वो पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो भी नहीं हो पाएगा और जो मूवमेंट है वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए हम फैसिलिटेशन टेक्निक करते हैं ताकि इस रिस्पॉन्स को ईजी बना सकें, ताकि जो वीकेंड डिमांड है
जो एक्टिव मूवमेंट करने के लिए जो डिमांड है उसको हम इफ़ेक्टिव बना सकें और एफिशिएंट बना सकें कि ताकि एक पर्पसफुल मूवमेंट हो सके। ठीक है, ये टेक्निक जो है, फैसिलिटेशन टेक्निक जो है, ये डिमांड को सप्लाई करती हैं। मतलब कि अब इस टेक्निक में ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल एक पेशेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा, ठीक है, या कोई और मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम फैसिलिटेशन टेक्निक में वो मूवमेंट करवाते हैं, वो रेंजेस करवाते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं। मतलब कि हम पेशेंट को डिमांड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पैसिवली हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता हम करवाते रहते हैं तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है वो खुद ब खुद एलिसिट हो जाता है और जो पाथवे हैं वो जनरेट हो जाते हैं। नर्वस पाथवे इम्पल्सेस जो है वो सिग्नल लेकर जाती हैं ब्रेन के और फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए फैसिलिटेशन टेक्निक जो है वो सिग्नल को जो रिस्पॉन्स को ईजी बनाती है और रिस्पॉन्स जो है ईजी तरीके से इलिसिट हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। मैंने बताया था कि एक न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक डिमांड का होना ज़रूरी है, एक रिस्पॉन्स का होना ज़रूरी है। डिमांड का मैंने आपको बता दिया, हम रिस्पॉन्स का पढ़ रहे हैं। मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन होते हैं न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म के। मतलब कि मसल्स, सबको पता है कि एक फैक्टर ऑर्गन है, वो जो वो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवमेंट होती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स इनिशिएट भी करवाते हैं मूवमेंट। ठीक है, इसके जो मसल है, अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, रिस्पॉन्स में मूवमेंट इनिशिएट होगी। और दूसरा ये है कि ये मूवमेंट जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी कंट्रोल करवाते हैं। मतलब ये कि अगर मसल्स पे हमने फोर्स ज़्यादा लगानी है किसी चीज़ पे तो मसल्स जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और मसल फाइबर उतने ही ज़्यादा हमारे पास एक्टिवेट होंगे ताकि उतनी ही फोर्स से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, और अगर हमने कम फोर्स लगवानी है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगी। तो इसका मतलब कि ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो जो रिस्पॉन्स है वो एक तो इनिशिएट भी कराता है और कंट्रोल करवाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कि कितनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। रिस्पॉन्स, अब ये जो रिस्पॉन्स है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स जो पीछे से रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है, कौन सी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है। अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स हैं। मैं इन 5 पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अगर इसमें से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।